So, okay, children, welcome to LK's NEET Biology. This is the second video on control and coordination. हमारे बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ किस तरह से कंट्रोल होती हैं और एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेटेड हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. दिस इज़ मी डॉक्टर रमेश कुमार फॉर LK's NEET Biology. और कोशिश करते हैं कि आपको जितने सिंप्लीफाइड तरीके से समझा सकें. अगर आपको पसंद आता है, वीडियो यूज़फुल लगता है आपको, तो आप हमसे जुड़िए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड टेलीग्राम पे जुड़िए. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपको उस दिन जितना मैंने बताया था उसमें सेंसरी एंड मोटर पार्ट्स, सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट्स. तो आपने देखा कि हमारी बॉडी में जो है देयर आर टू थिंग्स. एक सेंसरी कंपोनेंट होता है और एक मोटर कंपोनेंट होता है. और इसके लिए आपको बेसिक से फिर से समझना होगा कि बेसिकली कैसे होता है, हाउ इज द सेंसरी सिस्टम. तो अगर आप इसको यूं एनालाइज करें तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो देयर आर रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी, ये पूरे बॉडी में, हमारे बॉडी में फैले होते हैं पूरे शरीर में. रिसेप्टर्स में बेसिकली जो 5 रिसेप्टर्स होते हैं उनको आप नोट कर लीजिए. गस्टेटरी, दूसरा जो होता है ऑल्फैक्टरी होता है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सेंसरी ऑर्गन्स. तीसरा होता है हियरिंग, चौथा होता है साइट या विजन, पांचवा पेन एंड टेम्परेचर. ये हमारे बॉडी में दीज आर वेरियस सेंसरी ऑर्गन्स. ठीक है, ये हमारे शरीर में तमाम सेंसरी ऑर्गन्स होती है. इन सेंसरी ऑर्गन से हम स्टिमुलस लेते हैं. ये स्टिमुलस कहाँ जाता है? थ्रू सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स के जरिए ये सेंसेशंस या स्टिमुलस जिसको बोलते हैं, ये स्टिमुलस ट्रेवल करता है एंड इट ट्रेवल्स द स्पाइनल कॉर्ड. ये स्पाइनल कॉर्ड में जाता है. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में एक इनपुट भी है, दैट इज सेंसरी. अब स्पाइनल कॉर्ड से ये सारे की सारी चीजें रिले होती हैं ब्रेन में. ब्रेन में रिले होती हैं, ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स के जरिए फैलती हैं और डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को चलती. ये मसल्स का आपको बताया था कि ये बोन से जुड़ी होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती और हमारा बॉडी मूव कर जाता, मूवमेंट. ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लीजिए ना. अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का तो कुछ यूं होता है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर. व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? पहले मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड बताता हूँ क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसके बारे में आप थोड़ा पहले जान जाइए. स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है? आपने देखा ब्रेन का स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बनाया था, कि ब्रेन अगर यूं होता है, यहाँ एक बल्जिंग स्ट्रक्चर होता है एंड देन ये यूं आ जाता है. ये इसको अगर ब्रेन हम मान लेते हैं, ये पार्ट जो बल्जिंग पार्ट होता है ये कहलाता है पॉन्स. और उसके बाद जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम ब्रेन स्टेम बोलते
ठीक है। ये मिडला ऑब्लोंगेटा, ये इसकल आपको हमने बताया था कि हमारे पूरा का पूरा ब्रेन जो होता है दैट इज इनक्लोज्ड इन ए बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रैनियम, और इसका यहाँ पे एक होल होता है बेस ऑफ द ब्रेन में, और वहां के बाद में मिडला ऑब्लोंगेटा डिसेंड्स एज स्पाइनल, ये स्पाइनल जो बैकबोन में चलता है, दिस इज स्पाइनल। और ये जो होल अपर्चर होता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। इसको हम फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। आपको ये देखना है। तो ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो फोरामेन मैग्नम से डिसेंड करता है नीचे की तरफ एज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यही स्पाइनल कॉर्ड है। फोरामेन मैग्नम के ऊपर ऊपर वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। फोरामेन मैग्नम के बाद ये नीचे रीढ़ की हड्डी होती है जो आपकी, उसकी उसमें रीढ़ की चारों तरफ इसकी हड्डियां होती हैं, जिसको आप वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, यूं घिरी होती है, और ये बैक में आपके पूरा डिसेंड करता है अप टू L1 L2 लेवल तक। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है। ठीक है। ये आपको समझना है कि स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा वो स्ट्रक्चर है जो ब्रेन में होता है, और ब्रेन के बाद में वो एक फोरामेन मैग्नम होता है जो बेस ऑफ द ब्रेन पे होता है, और वहां से उसके बाद वो डिसेंड करता है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। और वो रीढ़ की हड्डी जो आपकी होती है उसके बीच में, वो चारों तरफ बोन्स होती हैं रीढ़ की हड्डी में, और उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड डिसेंड करता है। ठीक है। नौ, स्पाइनल कॉर्ड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप तब आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टिमुलस। नो, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड काट देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड कुछ कुछ यूं लगता है। ये बीच में जो है दिस इज ऑल ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। और ये जो होते हैं ये व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? देखिए, आपको मैंने बताया था न्यूरॉन्स, ये डेंड्राइट्स हैं। ये सेल बॉडी है। इतना पोर्शन जो साइटॉन्स है, साइटॉन्स यानी सेल बॉडीज, सेल बॉडीज, ये बनाती हैं ग्रे मैटर। और ये जो एक्सॉन्स थे, जहां मैंने आपको बताया था कि इनकी एक माइलिन शीथ होती है, इनके ऊपर एक माइलिन शीथ होती है, जो एक तरह के माइलिन से बनती है। और श्वान सेल्स आपको बता चुका हूं मैं, ये श्वान सेल्स होती हैं। तो क्या बनाती हैं? माइलिन। माइलिन का काम होता है टू इंश्योर फास्टर कंडक्शन, स्पीड बढ़ाते हैं कंडक्शन की।
और ये जो एक्सॉन्स है, तो आपने देखा यहाँ पे जो होते हैं साइटॉन्स होते हैं, सेल बॉडीज हैं, और एक्सॉन्स इसमें पहले होते हैं। सो वाइट मैटर इज फॉर्म्ड ऑफ द माइलिनेटेड फाइबर, इसको आप लिख सकते हैं माइलिन जिसमें है उसको बोलते हैं माइलिनेटेड, माइलिनेटेड फाइबर्स एक्सॉन्स, माइलिनेटेड एक्सॉन्स क्या बनाते हैं, वाइट मैटर, और सेल बॉडीज बनाती हैं ग्रे मैटर। क्लियर? तो दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम इसको काटते हैं स्पाइनल कॉर्ड में ये दिखाई पड़ता है ना। स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम और स्टडी करें बारीक से, तो अगर यू स्पाइनल कॉर्ड हम बनाते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये ग्रे मैटर होता है, ये वाइट मैटर, यानी यहाँ पे माइलिनेटेड ट्रैक्स तमाम। नो, यहाँ आप देखेंगे ये जो साइड है इसका पिछला हिस्सा है, पिछले हिस्से को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर, और अगले हिस्से को क्या बोलते हैं, एंटीरियर, यानी सामने से। जब आप सामने से देखते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड अगर है, तो ये सामने वाला हिस्सा कहलाता है एंटीरियर और पिछला हिस्सा कहलाता है पोस्टीरियर। नो, जो इसका पोस्टीरियर साइड है, इस साइड से आप देखेंगे एक ये निकल रूट, नर्व रूट, एंड दिस इज पोस्टीरियर साइड में सेंसरी नर्व रूट, और यहाँ पे एक गैंग्लियन होता है, सेंसरी गैंग्लियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो एंटीरियर है पार्ट है इसका, यहां से ये निकलता है, तो ये फाइनली दोनों मिल करके आगे चल के नर्व पर, ठीक है। दिस इज मोटर पार्ट। आप अभी 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 आपको समझ में आ जाएगा, यानी, ठीक है। अभी आपको मैं समझा देता हूँ और सिंपल सा। और इन दोनों के बीच में ट्रांसमिट करने के लिए बीच बीच में तमाम न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का ग्रुप होता है जिनको हम रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं, रिले न्यूरॉन्स। So this is how a spinal cord looks like. So spinal cord has a central canal, a gray matter, H-shaped gray matter, which is formed of the cell bodies or the cytons, and as white matter made up of ट्रैक्ट ऑफ माइलिनेटेड फाइबर। जितने माइलिनेटेड फाइबर्स हैं वो अकेले तो होते नहीं, वो बंडल्स में होते हैं, वो बंडल्स रन करते हो, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा था कि एक स्टिमुलस कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। देखिए, कोई भी सेंसेशन एनवायरनमेंट में, कोई भी स्टिमुलस जिसको बोलते हैं, कोई भी स्टिमुलस होता है वो ट्रेवल करता है और ये स्पाइनल कॉर्ड में, ये आपको स्पाइनल कॉर्ड बनाया था मैंने, सेंसरी, और यहां से ये जो लेके आ रहे हैं इनको हम क्या पाथवे बोलते हैं, एफरेंट, ए डबल एफ ई आर। सेंसेशन जो कैरी कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, उनको एफरेंट या सेंसरी बोला जाता है, और जो रेस्पॉन्स लेके जा रहे हैं मसल की तरफ उनको इफरेंट या मोटर बोला।
मोटर का आपको बता चुका हूं मैं कि मसल से होता है, और एफरेंट या सेंसरी। ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ आती है वो ट्रेवल करती है अप द ब्रेन, वो ब्रेन में जाती है। ब्रेन है, ब्रेन में आपने देखा है तमाम सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर्स में रिले करते हैं और वहां से प्रोसेसिंग हो करके फिर वो वापस आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और अपना रेस्पॉन्स एग्जीक्यूट। तो आपने देखा ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये किस तरह से सेंसेशंस हमें जाते हैं और हमारे मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। So there are sensors or receptors in our body. These receptors perceive the changes in our environment called stimuli. वो stimulus को लेते हैं, then they travel along the neurons, finally reach the muscles which contract to achieve the desired action. और ये क्या होता है, पहले रिले करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड जाता है ब्रेन में प्रोसेस होता है, देन वापस आता है स्पाइनल कॉर्ड में, देन इट गोज टू वेरियस मसल्स। नो, आपने कभी कोऑर्डिनेशन, एक प्रश्न कभी पूछ सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मसल्स। हमारे बॉडी में कोई भी रिएक्शंस, कोई भी एक्शंस होते हैं तो उसमें हर मसल, एक मसल नहीं, कई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। नो, सबसे पहले ये डिसाइड करना विच मसल विल कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले कौन करेगी, फिर कौन करेगी, कौन करेगी, ये चीजें कंट्रोल करता है सेरिबेलम। इसलिए कभी भी क्वेश्चन पूछा रहा है जाए कि विच ऑर्गन कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल्स, द आंसर इज सेरिबेलम। So here I have mentioned about the sequence की sensations, they are perceived by the receptors, receptors take them to sensory nerves से spinal cord से brain से again back to spinal cord, then motor nerves, then muscles, and then the muscles contract and perform the function. Now movements of muscles. You know there are two types of muscles. One is voluntary which are the muscles and the movements which are under our control. मैं हाथ बढ़ा के पेन को पकड़ना चाहता हूँ, आई विल डू इट लाइक दिस, ये इट इज अंडर माई कंट्रोल। मैं पानी पीना चाहता हूँ, मैं आई विल होल्ड द ग्लास लाइक दिस एंड टेक इट टू माई माउथ। दे ऑल आर वॉलंटरी, बट देर आर सर्टेन इनवॉलंटरी। सो वॉलंटरी का मतलब हुआ विच आर अंडर आवर वॉल्यूशन, वॉल्यूशन मतलब हमारे कंट्रोल में, हम जब चाहेंगे वो मूवमेंट करेंगे, जब चाहेंगे नहीं करेंगे। लेकिन इनवॉलंटरी मूवमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम चाह के भी उन्हें इनिशिएट या रोक नहीं सकते। मसलन हार्ट है, हार्ट विल कीप कॉन्ट्रैक्टिंग इवन इफ वी वांट, कि हम चाहते हैं कि हमारा हार्ट रुक जाए, आई वांट टू स्टॉप माय हार्ट, आई कैन नॉट। इसी तरह से ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में हम रोक नहीं सकते, कुछ देर के लिए रोक सकते हैं बट उसके बाद नहीं रोक सकते। मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ये मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं है, ये होता ही रहेगा। सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड इनवॉलंटरी विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। एंड यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स। एक मसल जो होती है स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स कौन है, ऑल दोज मसल्स विच आर कनेक्टेड टू बोन्स। आपको बता चुका हूं मैं मसल्स और बोन के बीच में क्या चीज होती है, टेंडन्स। सो मसल्स आर नॉट डायरेक्टली, मसल्स सीधे जाकर के बोन के ऊपर चिपकी नहीं होती है। मसल्स एक अपना स्ट्रक्चर बनाती है, टेंडिनस स्ट्रक्चर, टेंडन बोलते हैं, एंड दैट अटैचेस टू द बोन। सो स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू बोन्स, these muscles which bring voluntary, जो हमारे कंट्रोल में, हमारे कब्जे में, हमारे कहने में है, voluntary muscles, वो स्केलेटल मसल्स होती है। इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। हार्ट की मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स, इंटेस्टाइन की मसल्स हैं स्मूथ मसल्स, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल एंड दे आर नॉट कनेक्टेड टू एनी बोन्स एंड दे आर नॉन स्केलेटल बोन्स। So skeletal bones are under our control and they bring about voluntary movements, whereas there are certain muscles which are not under our control. They are called involuntary muscles and smooth muscles, and they are, I mean, for example, digestive tract, heart muscles, they are all are smooth muscles and not under our control. Now, which is structure of brain? This may be an important question. Which structure of brain controls the various muscles? So, you know, आपके ब्रेन में मैंने बताया था एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपको बताया था फ्रंटल लोब,
मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस, हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, ये बताया था. नाउ फ्रंटल लोब इज द सेंटर फॉर skeletal muscles or voluntary movement. जितना भी हमारा वॉलंटरी मूवमेंट्स है वो कौन कंट्रोल करता है? इट इज द फ्रंटल लोब. Whereas the involuntary muscles are controlled by midbrain and hindbrain. Involuntary muscles. यूजली ज्यादातर कौन सा सेंटर कहां पे होता है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. ठीक. क्लियर? Now, in addition to this, there is another movement called reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? उसके लिए थोड़ा सा रिफ्लेक्स आर क्या उसका पाथवे आप समझ लेंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा. सपोज करिए दिस इज योर हैंड, ये आपका हाथ है, हाथ की उंगलियां हैं, ठीक है, और ये स्किन है इसकी, ठीक है, एंड अंदर जो होंगी तमाम मसल्स होंगी जो मूवमेंट करती रहती. गेटिंग इट? नो, कोई सडनली आप बैठे हुए हैं, सडनली वन ऑफ योर फ्रेंड्स इसको एक जलती हुई माचिस की तीली से आपको छू दे, ठीक है, ये माचिस की तीली जलती हुई, कहाँ छुआ उन्होंने? स्किन पे, ठीक है. तो क्या होता है? स्किन पे जब छूते हैं ये आपको, तो यहां से जो स्टिमुलस है, आप यहां पे एक स्पाइनल कॉर्ड बनाइए. आपको बता चुका हूं मैं स्पाइनल कॉर्ड में कि ये स्ट्रक्चर होता है. ये डोर्सल, ठीक है. तो ये जो आपका टेम्परेचर सेंसेशंस थे ये आपके कैरी हो गए. ये जो आपको माचिस से उन्होंने छुआ आपकी स्किन को, ये वो स्किन, स्किन में क्या है? रिसेप्टर्स है. रिसेप्टर्स आपको बताया मैंने, सेंसेशंस के भी रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, ये रिसेप्टर्स थे यहाँ. वो स्टिमुलेट हुए, उन्होंने सिग्नल को सेंसरी, ये यहाँ पे गैंग्लियन होता है, डोर्सल रूट गैंग्लियन हो, ठीक है. यहाँ आने के बाद वो रिले न्यूरॉन्स में रिले होते हैं, एंड देन जो इधर से एंटीरियर, दिस इज एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज पोस्टीरियर, इसको डोर्सल भी बोलते हैं और इसको वेंट्रल बोलते हैं, याद रखिएगा. तो ये वेंट्रल पार्ट से मोटर कंपोनेंट निकलता है और वो इसमें जुड़ के इन मसल्स को सप्लाई करता है, ठीक है. तो ये हमारा रेस्पॉन्स है, ये हमारा स्टिमुलस था जो सेंसरी रूट से स्किन से होते हुए आया, एंड हम क्या करते हैं? तुरंत ही मसल्स कांटेक्ट करती हैं एंड वी पुल आवर हैंड, अपना हाथ हटा देते हैं. करते हैं आप? ये होता है. दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन. आपने इसमें एक चीज देखी, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आप देखिए कि अगर कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, इट विल रिले इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ये इट गोज इनटू द ब्रेन, एंड ब्रेन से वापस प्रोसेसिंग के बाद स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू मसल्स, ठीक है. ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है, नॉर्मल जो वॉलंटरी मूवमेंट हमारे होते हैं. लेकिन आपने यहां पे देखा कि यहां ब्रेन पे तो कोई गया ही नहीं सिग्नल. ये प्योरली किस लेवल पे हुआ? स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे. सो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक एक्शन, इमीडिएट होना होता है.
क्योंकि अगर ब्रेन में जाएंगी ये स्टिमुलस, ब्रेन प्रोसेस करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो स्किन तब तक बर्न हो जाएगी। तो बर्निंग या कोई भी इस तरह के नॉक्शियस या पेनफुल स्टिमुलस हैं वेयर रेस्पॉन्स हैज टू बी इमीडिएट एंड क्विक, वहाँ ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए हमें इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। तो डायरेक्टली हमें क्या है, दिस रेस्पॉन्स कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बाईपासिंग द ब्रेन। तो यहाँ पे आपने देखा दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन था, रिफ्लेक्स एक्शन, जहाँ पे ब्रेन को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, रिफ्लेक्स एक्शन। यानी अगर आप डिफाइन करना होगा रिफ्लेक्स एक्शन को, so it is a quick and immediate response to a painful or noxious stimulus which occurs purely at the level of spinal cord. ब्रेन इन्वॉल्वमेंट इज नॉट देयर, ब्रेन के बगैर इस्तेमाल किए, ब्रेन को हैज गॉट नथिंग टू डू विद इन रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज प्योरली अ स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स। जो सारी की सारी आपने देखा कि यहाँ से ये स्टिमुलस गया स्पाइनल कॉर्ड में, यही रिले न्यूरॉन्स मिले, रिले न्यूरॉन्स ने मोटर में दे दिया, उन्होंने गया मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया एंड हम अपना हाथ खींच लेते। दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। फिर से समझ लीजिए, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। एट विच लेवल, एग्जामिनेशन में यू में बी आस्क्ड, एट विच लेवल द रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स, द लेवल किस लेवल पे हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। सो आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नो, प्योरली अ लोकल रिफ्लेक्स एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जबकि बाकी मूवमेंट जो प्लान्ड मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें हम सोच समझ के करते हैं, वो सब में सिग्नल जो है स्पाइनल कॉर्ड से आपको ऊपर जाएगा, पहले ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से फिर वापस आएगा। लेकिन आपने यहां देखा रिफ्लेक्स एक्शन में कि ये इसी लेवल पे हो गया, ब्रेन तक गया ही नहीं। इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्लियर? So I hope you are clear about the reflex action. Now communication between the cells. You know there are two ways कि मैसेज हमारा एक सेल से दूसरे सेल में कैसे पहुंचता है। हाउ डज अ मैसेज ट्रेवल फ्रॉम वन सेल टू अनदर? सो देयर आर टू वेज। वन इज नर्वस सिस्टम, जिसमें आपने देखा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और ये एक्शन पोटेंशियल विच इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं, इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर, नर्वस। लेकिन इसके साथ में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नर्वस सिस्टम, आई मीन कम्युनिकेशन बाय द नर्व्स? इसका एडवांटेज है कि एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज भेजने में इट इज वेरी क्विक, तुरंत का तुरंत भेज देता है, वेरी फास्ट। बट इट कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। इसका एक्शन इमीडिएट है और खत्म हो जाता है। इट डजंट लास्ट फॉर लॉन्ग, ज्यादा देर नहीं रहता नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी में ऐसी भी जरूरत है जहां पे कि हमें सस्टेनेबल इफेक्ट चाहिए, ये नहीं कि इमीडिएट हुआ खत्म। So there are two ways by which a cell can communicate with another cell. One is through the nerves, that is by electrical impulses, but that is very quick but very brief in duration and it doesn't have any sustainability. Whereas the other mode of transmission between two cells is through hormones, chemicals. ये हार्मोन्स का जो होता है, इट इज नॉट दैट क्विक, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू। नर्वस सिस्टम से जो कम्युनिकेशन या इंपल्स ट्रेवल करती है दैट इज वेरी क्विक बट सस्टेन्ड नहीं होती, बड़ी ब्रीफ ड्यूरेशन में तुरंत खत्म, फेज आउट कर जाती है। जबकि हार्मोन्स के थ्रू जब कम्युनिकेशन होता है तो वो स्लो होता है, लेकिन वो सस्टेन ज्यादा देर करता है। ठीक है? Now, hormones basically are secreted. We have got certain glands in our body which secrete hormones, and these glands are called endocrine glands or ductless glands. Now, why do we call them ductless glands? Because ये जो glands हैं जो हार्मोन्स बना रही है हमारे बॉडी में, they do not have any ducts, उनके कोई नली ट्यूब नहीं निकलती उनमें से to
transport their secretions, that is hormones. Hormones को ले जाने के लिए there are no ducts. So जितनी भी endocrine glands हमारे बॉडी में, they do not have any ducts to transport the hormones to different cells, because तब उसमें बड़ा time consuming हो जाएगा, हर सेल में डक्ट्स से लेके हार्मोन पहुंचता रहे, तो वो नहीं होता. देन क्या होता है, तो कैसे जाती हैं फिर ये डिफरेंट सेल्स में, ये डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है. तो हार्मोन्स आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द ब्लड, एंड दैट इज व्हाई जितनी भी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में मिलेंगी, उनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स का काफी रिच नेटवर्क होता है. यू मे बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाई आर द endocrine glands are having rich blood supply? Because there are no ducts which transport the hormones from the source to different glands. Directly their hormones are released into the blood by a process called diffusion, and then by blood, चूंकि blood चारों तरफ flow कर रहा है, so they are taken to different cells. Okay. Why ductless? I have already told you, because they do not have, the endocrine glands or the hormone producing glands do not have any ducts. They are secreted by the process of diffusion. The diffusion. So they are transported by diffusion into the blood. Blood में चले गए, अब blood के जरिए different cells में पहुंच गए, and they will exert their response. Now, why do endocrine glands have very rich network of blood vessels surrounding them? Because the hormones diffuse directly into the blood and are not transported elsewhere by the ducts. Ducts के जरिए नहीं जाते हैं, directly blood में जाते हैं by diffusion. Hence, इनके चारों तरफ बहुत अच्छी blood supply होनी चाहिए. Now, hormones in animals. Hormones are secreted by the glands. Secreting hormones are called endocrine और ductless glands. एंड हमारे ह्यूमंस में कितनी कितनी होती है ना, देखिए आप याद कर लीजिए. ब्रेन में दे आर 3: हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पिनियल. नेक में थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस. एब्डोमेन में पैनक्रियास, एड्रिनल. ठीक है. स्क्रोटम इन टेस्टिस, इन मेल्स, एंड फीमेल्स में पेल्विस में ओवरीज होती हैं. विच फॉर्म. ठीक है. ये अगर आप बनाते हैं ब्रेन, ब्रेन का हिस्सा है, तो यहाँ पे आपको 3 ग्लैंड्स मिलते हैं. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल. अगर आप ये इसके बाद में आप नेक का हिस्सा बनाते हैं, लोअर पार्ट ऑफ नेक थायराइड ग्लैंड होती है. थायराइड, और थायराइड के पीछे ही, उससे पीछे की तरफ में और पैराथायराइड, और पैराथायराइड, और एक ग्लैंड होती है थाइमस, जो एडल्ट्स में नहीं मिलती. These are the glands. So you should remember, these are the endocrine glands present in the brain. These are endocrine glands present in the where? Present in the neck. और अगर हम इसके बाद में और आते हैं नीचे की तरफ, एब्डोमेन में, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने बताया हुआ है, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं. यहाँ किडनीज अगर होते हैं, किडनी है दोनों तरफ. किडनी के ऊपरी हिस्से में, अपर पोल में क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड. और आपने एक देखा, यही एक स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियास का. पैनक्रियास. तो पैनक्रियास एंड एड्रिनल, दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन. एंड अगर आप और नीचे आते हैं, स्क्रोटम,
2 testes in males. ये बॉयज की बात हो रही है, टेस्टिस. और अगर फीमेल्स हैं तो वहां पे 2 पेल्विस. फीमेल्स ओवरी. So these are various ductless or endocrine glands. Okay. Pancreas. No, pancreas का अगर आप देखते हैं स्ट्रक्चर, so pancreas has 2 parts. पेनक्रियास में अगर आप देखते हैं तो पेनक्रियास में आप देखिए, पेनक्रियास एक ये एब्डोमेन में एक ग्लैंड होती है जिसको पेनक्रियास बोलते हैं. इट हैज अ हेड, इट हैज अ बॉडी एंड इट हैज अ टेल. इस तरह का कुछ करके पेनक्रियास. ठीक है. सो पेनक्रियाज में आप देखेंगे देयर आर मेनी मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, बट पेनक्रियाज इज बेसिकली अ डुअल ग्लैंड. डुअल, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल ग्लैंड? डुअल मतलब 2 चीजें हैं, 2 पार्ट्स हैं इसमें. एक एक्सोक्राइन है और एक एंडोक्राइन पार्ट. एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट. नो, एंडोक्राइन पार्ट जो है दैट इज हार्मोन प्रोड्यूसिंग पार्ट, एंड एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है दैट इज नॉन हार्मोन प्रोड्यूसिंग. तो व्हाट डज इट फॉर्म? इसमें सेल्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस बनाती है. पैनक्रियाटिक जूस. एंड देयर इज अ डक्ट. इसमें एक ये डक्ट होती है, क्योंकि ये तो एक्सोक्राइन है. एक डक्ट होगी, पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है. और जो जाके कहाँ खुलती है? ड्यूडिनम में. डक्ट, ये ड्यूडिनम अगर रख लेंगे, ये दिस डक्ट. एंड ये डक्ट क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट. लेकिन डक्ट तो होती नहीं एंडोक्राइन में, तो ये एंडोक्राइन नहीं, ये क्या ले जा रही है? पैनक्रियाटिक जूस, एंजाइम्स वगैरह ये ले जा. ठीक है. बट पैनक्रियास ऑल्सो हैज एन एंडोक्राइन पार्ट. पैनक्रियास में देखेंगे इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है, जिसमें एक 2 तरह की सेल्स आप मान लें, अल्फा एंड बीटा. ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. जो एंडोक्राइन पार्ट है वो आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. व्हाट डू यू मीन बाय आइलेट्स? मतलब सेल्स के ग्रुप्स होते हैं, आइलैंड्स ऐसे होते हैं, उसी तरह से बनाए. इस तरह से सेल के ग्रुप जिसमें अल्फा सेल है, बीटा सेल है, इस तरह. तो ये जो बीटा सेल्स के आइलेट्स है, इस तरह के आइलेट्स जो ये बनाते हैं इंसुलिन. इंसुलिन. तो यू मे बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, which glands form insulin? बीटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस ये इंसुलिन. एंड अल्फा क्या बनाते हैं? सॉरी, अल्फा क्या बनाते हैं? अल्फा बनाते हैं ग्लूकागॉन. दिस इज अगेन अ हार्मोन. एंड ये दोनों ही, glucagon and insulin, both are formed by the pancreas. एंडोक्राइन पार्ट. एंड पेनक्रियास इसको लेकर जाता है डिफ्यूजन एंड ब्लड. तो कोई डक्ट्स के जरिए नहीं जाता है, देन ब्लड में जाता है इंसुलिन. So in this manner you come to know that pancreas has got 2 parts. One is exocrine part and the second is endocrine part. ठीक है. एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, और एंडोक्राइन पार्ट जो है वो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन बनाता है. जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन बनाती हैं, एंड बीटा सेल्स जो है इंसुलिन बनाती
तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द एट द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर मैं आपको यहाँ बनाता हूँ, तो अगर ये आपका नेक है, मान लीजिए यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होती है, ये होती है। ये क्या बनाती है? ये एक हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। तो दिस इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, एंड इस हार्मोन के अंदर आयोडीन होता है। आयोडीन, ये यूजली कहाँ से सोर्स ऑफ आयोडीन क्या होता है? वाटर में आयोडीन होता है, नॉर्मली नेचुरल वाटर जो होता है। हिली टेरेन में, हिली टेरेन, हिमालयाज, हिमालयाज एरिया या हिली टेरेन में, हिमालयाज या हिली टेरेन में, हिली एरियाज में जो है आयोडीन जो होता है कम होता है वाटर में। सो उसके कारण से क्या होता है, ये जो लोअर पार्ट ऑफ नेक आपने हमने यहाँ बनाया था, आपको दिखाया था, तो ये इतनी बड़ी बल्ज हो जाती है। ये नेक है और आप देखते हैं कि ये सूज गई, थायराइड ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड ग्वाइटर। तो व्हाट इज ग्वाइटर? enlargement of thyroid gland due to deficiency of due to deficiency of iodine. Now, तो आपको थायराइड के बारे में मालूम होना चाहिए। वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड एट द लोअर पार्ट ऑफ नेक. It forms a hormone called thyroxine which needs iodine. Iodine usually is found in water. हिली टेरेन्स में आयोडीन कंटेंट वाटर का कम होता है, इसलिए थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाती है ताकि ज़्यादा हार्मोन बना सके। इस स्वेलिंग को हम ग्वाइटर बोलते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन इन हिली टेरेन्स। एंड गवर्नमेंट ने इसीलिए, क्योंकि क्या होता है, थायराइड ग्लैंड अगर आपको कम हुई, अगर थायराइड हार्मोन आपका कम निकल रहा है, थायराइड हार्मोन कंट्रोल क्या करता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड, सॉरी प्रोटीन्स, इन सब की मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म ही कंट्रोल करता है। एक चीज होती है जो बीएमआर बोलते हैं, बीएमआर, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हर बॉडी का अलग अलग होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम। क्वेश्चन आ सकता है, विच ग्लैंड कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट? कौन सी ग्लैंड है? इट इज थायराइड ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी बॉडी की पूरी मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है? थायराइड ग्लैंड। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन जो भी। अगर ये हमें चाइल्डहुड में, अगर चाइल्डहुड में हमें आयोडीन कम मिला, तो क्या हो जाएगा? हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम क्रिटिनिज्म बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। एंड यहाँ पे हमें मेंटल रिटार्डेशन इन बच्चों को हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रिटिनिज्म जो है, क्रिटिनिज्म जो है, दिस इज सीन इन चाइल्डहुड, यंग एज में अगर होता है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बीमारी है। और अगर एडल्ट्स में यही अगर कम हो गया, देन हम इसको बोलते हैं मिक्सीडीमा। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद कर लेना चाहिए अच्छे से कि ये क्रेटिनिज्म क्या है। बिकॉज क्रेटिनिज्म जो होता है चिल्ड्रन में, बच्चों में होता है, जहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन। और मिक्सीडीमा जो है आयोडीन की कमी से होता है एडल्ट्स में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मे बी आस्क्ड अ क्वेश्चन। याद रखिए थायराइड ग्लैंड के बारे में दो फ्यू बेसिक थिंग्स। इट इज लोकेटेड एट द लोअर पार्ट ऑफ द नेक. इट फॉर्म्स a hormone called thyroxine. Thyroxine is an iodine containing hormone. कभी भी एग्जाम्स में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन? इट इज थायरॉक्सिन।
Iodine is usually found in the natural waters and in hilly terrains or Himalayan areas, sub-areas. The water content of iodine is very low, hence people living in those areas have got swollen thyroid gland, and that is what is known as goiter. Now, most important thing is the BMR, basal metabolic rate of our body, is controlled by thyroxine hormone produced by the thyroid gland. It also takes part in metabolism of carbohydrates, lipids, and proteins. If it is deficient in young age, then it can cause a serious disease called cretinism, which is characterized by severe mental retardation. बच्चा बिल्कुल mentally इतना alert नहीं रहता, डफर होता है, imbecile. अगर एडल्ट्स में थायराइड हार्मोन की कमी हुई, देन हमें जो बीमारी होती है दैट इज नोन एज मिक्सीडीमा. याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिखा भी हुआ है इसमें मैंने. ठीक है. तो इसी तरह से एक आपका पिट्यूटरी. नो, पिट्यूटरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ. पिट्यूटरी हैज टू लोब्स. ओके. पिट्यूटरी को अगर आप देखेंगे तो पिट्यूटरी में आपको सिंप्लीफाई करके बनाता हूँ ताकि आपको याद रहे. एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. No, it has many glands. Many glands. Glands हैं which forms many hormones. Many hormones are synthesized. Synthesized. Many hormones. ये जो है ये कई तरह, चूंकि ग्लैंड्स है, खुद ही बना रही है, खुद ही बना रही है, बना बना के हार्मोन रिलीज कर रही है, कई ढेर सारे. बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नो ग्लैंड्स. ध्यान रखिएगा, इट हैज नो ग्लैंड्स. हेंस नो सिंथेसिस. ग्लैंड्स ही नहीं है तो बनेगा कहाँ से? ये आपको इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एंटीरियर पिट्यूटरी फॉर्म्स मेनी हार्मोन्स, खुद बनाती है एंड रिलीज भी करती है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई ग्लैंड्स नहीं होती है, इसलिए कोई हार्मोन बनाती नहीं, लेकिन रिलीज दो हार्मोन करती है, निकलते दो हार्मोन्स हैं. एक होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है एडीएच. एडीएच का एक और नाम होता है, आप याद कर लीजिए, वैसोप्रेसिन. ये एडीएच का ही नाम है, ऑक्सीटोसिन एंड. ये दोनों हार्मोन्स रिलीज कहाँ से हो रहे हैं आपने देखा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. लेकिन बन यहाँ नहीं रहे, तो कहाँ बनते हैं, कैसे होता है? आपको क्लियर हुआ है इसके बारे में? पिट्यूटरी. नाउ पिट्यूटरी के बारे में बता चुका हूँ. तो वेयर इज पिट्यूटरी लोकेटेड? पिट्यूटरी इज लोकेटेड एट द इन द ब्रेन, एट द बेस ऑफ द ब्रेन. ठीक है. और वहां पे इट हैज टू लोब्स, द एंटीरियर लोब एंड द पोस्टीरियर लोब. The anterior lobe has got many types of glands and forms many types of hormones, and which are released by the anterior pituitary. On the contrary, posterior pituitary doesn't have any glands. It cannot synthesize any hormones, but it releases two hormones. How? कैसे? जब इसमें पास ग्लैंड्स ही नहीं तो बनाती कैसे है? उसके लिए आप देखिए, ये जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, ये सपोज करिए हाइपोथैलेमस, इट इज कनेक्टेड टू पिट्यूटरी. भाई ये आप मान लीजिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज योर पोस्टीरियर पिट्यूटरी. यहां से हार्मोन बनता है, ये हार्मोन बनते हैं ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेयर आर दे फॉर्म्ड? ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, दे आर फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस. और ये एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन्स जो आपको बता चुका है, नर्व टर्मिनल्स, इनके थ्रू ये हार्मोन्स आते हैं, यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से भी. सो यू हैव टू रिमेंबर, the anterior pituitary has got glands and it synthesizes many hormones which are released by it, but posterior pituitary doesn't have any glands.
It cannot synthesize any hormones, but it releases two hormones called oxytocin and ADH or vasopressin. These two hormones are synthesized basically in the hypothalamus, and they are released by posterior pituitary. Posterior pituitary इनको बनाने में, सिंथेसिस करने में कोई काम नहीं उनका होता है, सिर्फ रिलीज करती है, बट दे आर कमिंग फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस थ्रू एक्सॉन टर्मिनल्स. एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं, वहां पे रिलीज कर. क्लियर है? वहाँ यस. नो, एंटीरियर पिट्यूटरी हमने बता दिया. ग्रोथ हार्मोन, एक ग्रोथ हार्मोन एक चीज होती है. व्हाट इज ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन आप देखेंगे कि दिस इज ए हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी and it is responsible for our development, height, etc etc. अगर ये बचपने में कम हो जाता है then it causes dwarfism. और अगर बचपने में, ध्यान से समझिएगा, चाइल्डहुड में, यानी अगर ये मैं ले लूं इस तरह से कि अगर किसी चाइल्ड को, बच्चे को, चाइल्ड में अगर ग्रोथ हार्मोन कम है तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म. छोटा हो जाएगा, ग्रोथ ही नहीं होगी. एडल्ट हो गया, अब वो मान लीजिए कोई एडल्ट है, उसके में ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया, कमी से कुछ नहीं होता, बढ़ गया, देन होता है एडल्ट में एक्रोमेगाली. लेकिन ये एडल्ट होना जरूरी है, एक्रोमेगाली बच्चों में नहीं होगी. एडल्ट होने के बाद अगर हमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा है तो हमें एक बीमारी होती है जिसको हम एक्रोमेगाली. लेकिन अगर बच्चा है, चाइल्ड है, और उसी समय उसका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगा तो उसको हो जाता है जाइजेंटिज्म, यानी बहुत लंबा हो जाएगा एंड उसके फीचर्स, ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी. So you see, growth hormone is secreted by anterior pituitary. It is responsible for our growth. अगर यह बच्चों में कम होगा तो डॉर्फिज्म यानी शॉर्ट स्ट्रेचर हाइट होगी, और अगर ये बच्चों में ज्यादा होगा तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा. परंतु एडल्ट्स में जब हम हाइट नहीं गेन कर सकते, बिकॉज 18-20 साल की एज के बाद में वी डोंट गेन हाइट, हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती, तो हम लंबे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स बढ़ने लगते हैं, जॉ बढ़ने लगता है, लंबा जॉ हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज एक्रोमेगाली. सो हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस. आपको बड़ा क्लियरली समझना है कि एक्रोमेगाली एडल्ट्स में अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे अंदर ज्यादा बने तब होता है. बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बने तो जाइजेंटिज्म होता है. बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन कम बने तो ड्वार्फिज्म होता है. ओके. सिमिलरली हम आपको एक हार्मोन आपको बताया कि डायबिटीज मेलाइटस, आप जानते हैं डायबिटीज मेलाइटस, अभी आपको बताया मैंने कि पेनक्रियास सीक्रेट्स, उसमें बीटा आइलेट सेल्स होती है, दे फॉर्म इंसुलिन. व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है हमारी ब्लड शुगर को कम करता है, और अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लड शुगर बढ़ जाएगी. एंड क्या बीमारी? डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाती है बिकॉज इंसुलिन कम है. इंसुलिन का काम क्या है? टू लोअर द ब्लड शुगर. अगर इंसुलिन ही कम है तो हमारी ब्लड शुगर लोअर नहीं होगी, बढ़ी रहेगी, एंड दैट इज व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटिस. हाउ इज हार्मोन सिक्रीशन कंट्रोल और रेगुलेटेड? आपने देखा, अभी मैं एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देख करके बताता हूं कि अगर मान लीजिए हमारा ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल होता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है, फीडबैक मैकेनिज्म. इसको समझ लीजिए, फीडबैक मैकेनिज्म. इसका पूरा आप कायदे से समझ लीजिएगा कि फीडबैक मैकेनिज्म होती क्या. मैं आपको उदाहरण देकर समझ. आपने एक खाना खाया, डिनर किया है, लंच किया, बढ़िया लंच किया, मीठा, खीर वत्या सब खाए, आपकी ब्लड शुगर क्या होगी? ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, बिकॉज आपने काफी ग्लूकोज मीठा उठा खाया, ब्लड शुगर. जब ब्लड शुगर बढ़ने लगती है तो इसको कम करने के लिए कौन? हार्मोन अपने आप तो नहीं आएगा, तो ये सेंसर जो है ये पेनक्रियास में सिग्नल भेजता है, पेनक्रियास में, कि भाई हमारी ब्लड शुगर बढ़ रही है. पेनक्रियास क्या करता है? वो इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को, अब ये नॉर्मल हो गई ब्लड शुगर. अगर अभी भी पेनक्रियास इंसुलिन देता रहेगा तो ब्लड शुगर तो लो हो जाएगी, पर वो तो होना नहीं चाहिए. लो हो जाएगी तो डेथ भी हो सकती है. तो क्या करेगा?
ये जो नॉर्मल हो जाता है, इट अगेन सेंड्स अ सिग्नल टू द पैंक्रियास, अब बंद कर दो इंसुलिन, बिकॉज नाउ अभी ब्लड शुगर नॉर्मल। आपने देखा? सो फीडबैक मैकेनिज्म, यू कैन से ऑन ऑफ मैकेनिज्म, ऑन स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना। एनी वेन एवर ब्लड शुगर राइजेस, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ेगी, तो स्विच ऑन हो गया, ये सिग्नल गया, एंड पेनक्रियास का स्विच ऑन, वो इंसुलिन हार्मोन बनाता है, हार्मोन आता है इंसुलिन, और ब्लड शुगर को लोअर कर देता है। लेकिन लोअर करने के बाद अगर यहाँ पे इंसुलिन बनता रहेगा तो ब्लड शुगर इतना घट जाएगी, खत्म हो जाएगी ब्लड शुगर, एंड पेशेंट विल डाई। तो क्या होता है, तो जैसे ही नॉर्मल होती है, ऑफ सिग्नल जाता है पेनक्रियास को कि अब आप बंद कर दीजिए, मत भेजिए इंसुलिन। तो पैंक्रियाज स्टॉप्स इंसुलिन सिक्रेशन, यानी हार्मोन सिक्रेशन राउंड द क्लॉक 24 घंटे नहीं होता रहता, वेन एवर बॉडी नीड्स इट तो हार्मोन रिलीज होता है, बाद में शांत रहता है। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई आपको? दिस इज व्हाट इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म, इसी को फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है? टेस्टोस्टेरोन, यू नो अबाउट द टेस्टोस्टेरोन, कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस में देर आर टू टेस्टिस इन बॉय। 10 to 12 years की एज में दे स्टार्ट सिक्रेटिंग ए हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज बेसिकली मेल हार्मोन, जिसके कारण से बॉय बॉय बनता है, गर्ल नहीं बनता। क्या होता है उसमें? 12 साल की एज में मोस्टैच, बियर्ड, हेवी वॉइस, ये सब चीजें डेवलप होने लगती अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और इस एज को क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस एज? 10 to 12 को प्यूबर्टी बोलते हैं। आप एक जनरल, भले ही आपके लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे से, प्यूबर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज व्हेन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट डेवलपिंग इन ए चाइल्ड। 7-8 साल तक है, 10-11, वो दैट ट्रांजिशन, वो चाइल्ड एक बच्चे से एडोलिसेंट की तरफ जब ट्रांजिशन होता है, मूछ दाढ़ी आने लगती है, आवाज भारी होने लगती है, यू बिकम, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए मैन, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी, बोथ इन बॉयज एंड फीमेल्स, दोनों में। जब एक चाइल्ड जो है आगे चल के मेल की तरफ बनना शुरू होता है, वो ट्रांजिशन एज, जब ये सब चेंजेस होते हैं, वो प्यूबर्टी कहलाती है। इसी तरह से फीमेल्स में जब एक चाइल्ड एक एज पे जाके एक गर्ल की तरह बनने लगता है, उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। 10 से 12, 14 साल की एज तक बोलते हैं। सो ये आपने देखा कि जो टेस्टिस होते हैं, विच लाई आउटसाइड द ह्यूमन एब्डोमेन इन द स्क्रोटम, दो टेस्टिस हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं, विच इज मेल हार्मोन, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, मोस्टैच, बियर्ड, हेवी वॉइस, इनको बोलते हैं। ओके? फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड मिनार्की। व्हाट इज मिनार्की? मीनार्की मैंने लिखा है, मीनार्की किसी को मालूम है? अगर नहीं मालूम तो आप समझ लीजिए, मीनार्की, onset of menstruation in females, onset of, you know, every female has got menstrual cycle, menstruation होता है। ये बचपने से नहीं होता, ये करीब करीब ये एज जो इसकी डिस्क्राइब्ड है, वो 12 साल की एज है। ऑनसेट, फर्स्ट टाइम उसको मेंस्ट्रुएशन होता है अराउंड 12 years of age, and this is called menarche. So menarche is onset of menstruation in a female, or it is under the influence of a hormone called estrogen. So estrogen is basically the hormone which is known as female hormone. It is produced by the ovaries. Ovaries जो है ह्यूमन फीमेल स्ट्रक्चर में इनसाइड द पेल्विस रहती हैं। पेल्विस मतलब लोअर एब्डोमेन, दो ओवरीज होती हैं, ये जो हार्मोन बनाती हैं, ये बेसिकली आपके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती हैं। ठीक है? सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट डायबिटीज mellitus is caused due to deficiency of hormone called insulin. Insulin is found by beta cells of pancreas. मेनोल बता दिया, रेगुलेटेड फीडबैक बता दिया, फ्लाइट और फियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके बारे में एक 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 क्वेश्चन जरूर आता है, फ्लाइट और फियर, इसका मतलब क्या समझे? फ्लाइट मतलब रन अवे, फियर मतलब फ्राइटेंड, डरे हुए। कभी भी कोई सिचुएशन हुई, किसी ने आपको अचानक, आप बिल्कुल अंधेरा जा रहे हैं, आप जाते हैं, सडनली यू फाइंड सम
some shadow moving and you are totally frightened. आप अंधेरे कमरे में जाते हैं, it is वेरी विंडी एंड लाइट्स नहीं है, थोड़ी सी डिम लाइट आ रही है, सडनली इंटर द रूम एंड देन यू फाइंड समवन मूविंग, सम शैडो मूविंग, टोटली फ्राइटेड, यू वांट टू रन अवे, भागो यहाँ से। दैट सिचुएशन, अचानक जब आप डर जाते हैं बिल्कुल, उसको फ्लाइट और फियर, इसका मतलब समझिए, फ्लाइट मतलब रन अवे, भाग जाओ यहाँ से, फियर मतलब डर के कांपने लगे। नो, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, इन सिचुएशंस में क्या होता है, इसमें आपको एक एक्टिविटी से बात नहीं बनती, यू नीड मल्टीपल एक्टिविटीज। ऐसी सिचुएशन, फ्लाइट और फियर इज वन सच सिचुएशन, जहां पे कि आपके बॉडी को कई एक्टिविटीज चाहिए, लाइक आप इस तरह से डरे हुए हैं कि यू इमीडिएटली वांट टू रन अवे, एंड रनिंग में योर स्केलेटल मसल्स नीड मोर ब्लड, उन्हें ब्लड भी देना है, क्योंकि वो आपको बहुत दूर भाग के, आपको बड़ी देर तक भागते ही रहना है आपको, क्योंकि लग रहा है समवन इज चेजिंग मी, वो शैडो मेरा पीछा कर रही है, एंड आई हैव टू कीप रनिंग, आई हैव टू कीप रनिंग, मुझे दौड़ते जाना है जब तक कि उस शैडो से मैं छुटकारा नहीं पा जाता। यू आर फ्राइटेंड एंड यू आर ट्राइंग टू फ्ली अवे, रन अवे फ्रॉम दैट अनवांटेड अनडिजायरेबल सिचुएशन, वहां से आप भाग खड़े होना चाहते हैं। तो भागने के लिए क्या होगा, आपको ज्यादा मसल्स का दौड़ना पड़ेगा काफी देर तक, वो सिचुएशन होंगी। सो यू नीड इम्पल्सेस, तो मसल्स कैसे मूव करेंगे, आपको नर्व स्टिमुलस चाहिए, तो यू नीड मोर फायरिंग ऑफ द नर्व एंड साइमल्टेनियसली और भी बॉडी में चेंज होते हैं। क्या होता है आप देखिए, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, व्हाट हैपेंस इन दिस सिचुएशन, यू स्टार्ट रनिंग अवे, योर हार्ट रेट, हार्ट धक 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 धक, हार्ट रेट गोज अप, यू ब्रीथ फास्टर, तेजी तेजी सांस चलती है, और प्यूपिल्स, आंख के अंदर जो प्यूपिल्स होती हैं, दे डायलेट, एंड द टर्म इज कॉल्ड मिड्रियासिस, नोट इट डाउन, मिड्रियासिस इज द टर्म फॉर डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, जब प्यूपिल हमारी डर के हमारे आंख बिल्कुल, हमारी आंख की पुतली जिसको आप बोलते हैं, दैट इज प्यूपिल, और वो जब डायलेट कर जाती है, नॉर्मली प्यूपिल इतनी बड़ी है, जैसे मान लीजिए दोनों प्यूपिल इतनी बड़ी है, मान आपकी प्यूपिल इतनी बड़ी हो गई, दिस इज मिड्रियासिस, मिड्रियासिस, और बहुत छोटी हो गई, पिन पॉइंट इतनी बड़ी हो गई, ये छोटी छोटी प्यूपिल, बहुत छोटी हो गई, इसको क्या बोलते हैं, मायोसिस। तो मिड्रियासिस एंड मायोसिस याद कर लीजिए, स्मॉल साइज कंस्ट्रिक्टेड छोटी छोटी प्यूपिल, दैट इज मायोसिस, एंड डायलेटेड प्यूपिल इज मिड्रियासिस। फ्लाइट और फियर में क्या होगा, मिड्रियासिस होगी, योर प्यूपिल्स विल डायलेट, योर हार्ट रेट विल गो, you start breathing at a very fast rate, you start running, your pupils are dilated, you're frightened, sweating and all those things. होता है, क्यों होता है, आपने कभी सोचा, क्योंकि इसमें दो एक्टिविटीज है ना, नर्व स्टिमुलस जो है वो मसल्स को लगातार उनको जल्दी जल्दी रैपिड फायरिंग करते हैं, क्योंकि मसल्स को वॉक, आप यू आर रनिंग अवे। सो यहाँ पे इस सिचुएशन में फ्लाइट और फियर में दोनों सिस्टम्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे, नर्वस सिस्टम भी फायर कर रहा है, एंड लेकिन नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, वो मसल्स को अपना कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो आप जानते हैं स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, हम भाग लेंगे। लेकिन भागने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए। भागने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी मसल्स भाग रही हैं, आवर मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी मसल्स को दे हैव टू डू मोर वर्क, वो ज्यादा काम कर रही हैं, काफी ज्यादा हमें दौड़ना भागना है, मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ब्लड से, तो दे नीड मोर ब्लड, ब्लड ही तो ऑक्सीजन ले जाता है हेमोग्लोबिन के जरिए मसल्स तक पहुंचाता है, ये ब्लड मसल्स में जा रहा है, मसल्स ऑक्सीजन मिल रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, कॉन्टैक्ट कर रही है, दौड़ा जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए ये ब्लड जो है मसल्स में पहुंचाने के लिए क्या क्या बॉडी में हार्मोन्स के थ्रू एक्शंस में गेट हो रहे हैं, और यहाँ पे आप ये देखेंगे इस सिचुएशन में क्या एक हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन, आपको मैं बता चुका हूं कि एड्रेनलिन। तो अब आपको दो चीजें याद होनी है कि फ्लाइट और फियर सिचुएशन में नंबर वन कौन से सिस्टम काम करते हैं, वेदर इट इज नर्वस सिस्टम और हार्मोन, बोथ बोथ एक्ट इन कोऑर्डिनेशन, दोनों मिलके काम करते हैं ताकि उस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकें।
nervous system, rapid firing, rapid contraction of the muscles, and rapid contraction, more powerful contraction of the muscles, because हम भाग रहे हैं तेजी से, तो more powerful contraction of muscles need more oxygen, more blood. कहाँ से आएगा ये ब्लड? क्योंकि हमारे शरीर में तो ब्लड की मात्रा कांस्टेंट है. तो क्या होता है, ये आपने देखा था एड्रिनल ग्लैंड में, आपको बार बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ. अगर आपका ये किडनी है, किडनी के अपर पोल पे एक यूं कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज व्हाट एड्रिनल. ठीक है, एड्रिनल, एंड ये एक हार्मोन बनाता है एड्रिनलिन. ठीक है, इसी एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल, सुप्रारीनल इसलिए क्योंकि किडनी के अपर पोल पे होती है, इसलिए इसको सुप्रारीनल भी बोलते हैं, एड्रिनल बोलते हैं. वाई, वाई इज हार्ट रेट इंक्रीज. आपने देखा तो एड्रिनलिन जो होता है, एड्रिनलिन क्या करता है, एड्रिनलिन क्या करता है, एड्रिनलिन नंबर वन हार्ट रेट बढ़ा देता है, एंड ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है. ब्रीदिंग रेट इन दोनों को बढ़ाता है. सांस खूब तेज तेज चल रही है, हार्ट रेट खूब तेज तेज चल रहा है. क्यों होता है? ब्रीदिंग क्या देगा आपको? ऑक्सीजन देगा. हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हमारी ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है. हार्ट रेट बढ़ गया, तो हार्ट रेट मतलब एक मिनट में जो 60, मान लीजिए अगर हार्ट रेट था, अब हमारा 100 हो गया, तो ज़्यादा ब्लड, मोर ब्लड टू मसल्स, और ज़्यादा ब्लड फेंकने के लिए इसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन यहाँ से हो गई. तो ये दोनों मिल करके आपने देखा ब्रीदिंग ज़्यादा ऑक्सीजन ला रही है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा जा रहा है मसल्स की तरफ, और तेज़ रफ्तार पे जा रहा है. उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारे लंग्स भी उतने ही तेज चलने लगते हैं. हार्ट हमारा ज़्यादा ब्लड देने लगा मसल्स को, लेकिन ये बस ब्लड आएगा कहाँ से? इतना ब्लड तो था नहीं, ब्लड तो कांस्टेंट है हमारे. इतना ज़्यादा ब्लड अगर हम वो कर देंगे क्या? तो ये क्या करता है, एड्रिनलिन, ये तीसरा काम एड्रिनलिन क्या करता है, जो हमारी स्किन, क्योंकि स्किन में इस समय ब्लड की ज़रूरत है नहीं, डाइजेस्टिव, जीआई ट्रैक्ट, यहाँ भी ब्लड जाता रहता है. नॉर्मल कोर्स में अपना जा रहा है ब्लड, लेकिन इन इमरजेंसी सिचुएशन में, फ्लाइट ऑफ फियर में, स्किन को ब्लड जाना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. जीआई ट्रैक्ट को अगर कुछ देर रुक जाएगा ब्लड, तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आ जाने वाली. इनके ब्लड वेसल्स जो आ रही हैं, इनको जो ब्लड आ रहा था, उसको एड्रेनलिन क्या करता है, सिकोड़ देता है, पतला कर देता है. ये नॉर्मल चीज थी, एड्रेनलिन ये कर देता है, तो ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम हो जाती है. यानी स्किन और जीआई को, जीआई ट्रैक्ट को ब्लड जाना कम कर दिया उसने, और ये जो ब्लड था, ये ब्लड उसने कहाँ शंट कर दिया, मसल्स की तरफ. ये ब्लड कहाँ चली गई, मसल्स की तरफ. देखा आपने, देखा आपने कितने अच्छे ढंग से फ्लाइट ऑफ ईयर को हैंडल किया हमारे बॉडी ने. नर्वस सिस्टम, रैपिड फायरिंग, मोर कॉन्ट्रैक्ट, मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स हमें करना है, बिकॉज आई हैव टू, वी हैव टू रन फ्रॉम दिस अनटूवर्ड सिचुएशन. डरावनी स्थिति से हमें भागना है, और बहुत तेजी से भागना है. तो हमारी मसल्स को बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करना है. इसमें हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन के जरिए होता है. तो ज़्यादा ब्लड चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो ब्लड के अंदर है. तो ज़्यादा ब्लड हमें कैसे मिलेगा? हमारा हार्ट रेट तेज चलने लगेगा. जो एक मिनट में 72 बार चल रहा था हार्ट, वो अब 100 बार चलने लगा. तो ज़्यादा ब्लड फेंक रहा है मसल्स की तरफ. हमारी ब्रीदिंग ज़्यादा होने लगी, हम बार बार सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम ज़्यादा ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर हमने देने लगे, कि भाई ऑक्सीजन की सप्लाई कम ना होने पाए, हम बार बार ब्रीथ कर रहे हैं कि ऑक्सीजन. और तीसरा, जो ब्लड, क्योंकि हम ब्लड की मात्रा तो नहीं बढ़ जाएगी, तो जो ब्लड हमारे स्किन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा रहा था, जहाँ पे इतना अर्जेंट जरूरी नहीं है स्किन में ब्लड जाए या ना जाए, कुछ देर के लिए ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो ब्लड को रोक करके वहाँ की वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है एड्रेनलिन, स्किन एंड जीआई ट्रैक्ट की, और वहाँ से ब्लड को डाइवर्ट कर देता है मसल्स की तरफ, कि जाओ भाई मसल्स को ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, ओके. सो आई थिंक मैंने समझाने का प्रयास किया है, और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होता है कहीं, स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड एट वन और द अदर पॉइंट, आई मीन फील फ्री टू आस्क मी. और देखिए, अभी अभी इसमें एक दो सेशंस और होंगे, जिसमें आप नर्वस सिस्टम एंड हमारे बॉडी की हार्मोन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम, इनको देखेंगे कि किस तरह से सारी चीज़ें मिलके कोऑर्डिनेटेड है हमारे बॉडी में, ताकि हम अच्छे से
अपना डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे टेलीग्राम में जुड़िए। एलके नीट बायोलॉजी की तरफ से थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।